आप सबका संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और बीपीएससी 72 बीपीएससी संपूर्ण रिवीजन कोर्स में आज हमारा ये अगला एपिसोड, संभवतः चौथा एपिसोड है, ठीक है। और आज हम लोग मौर्य काल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी तक की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी और मगध साम्राज्य और हर्यक वंश, नंद वंश ये सब कंप्लीट हो गया था और अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। तो आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक करके प्रश्न देखेंगे, उनकी व्याख्या भी देखेंगे, उनका मतलब एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आपको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में सुविधा हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस, ध्यान से समझिएगा, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। प्रश्न थोड़े तथ्यात्मक प्रकृति के, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति तथ्यात्मक अधिक है, तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न ही अधिक हैं। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ऑप्शन देखें, विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसमें करेक्ट आंसर है विलियम जोन्स। सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस इन तीनों नाम का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। सबसे पहले सेंड्रोकोटस की ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। प्रश्न में देखिए थोड़ा सा ना तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर इसमें यह रहता कि भारत में पहले अखिल भारतीय साम्राज्य, जो अखिल भारतीयता की बात है, क्योंकि पहला साम्राज्य तो हर्यक वंश है जो कि बार बार पढ़ाया गया, तो थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। अगर प्रश्न में ये होता कि भारत में पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो अखिल भारतीयता की जो बात है वो चंद्रगुप्त मौर्य है कि नहीं। तो इसका उत्तर ए है। लेकिन तकनीकी रूप से अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आयोग के थोड़े से लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। तो ए तब होगा जब अखिल भारतीय साम्राज्य की बात करें, नहीं तो उत्तर ई, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से कुछ प्रश्नों को मैं देख रहा था तो उसमें हमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आयोग की भाषा को लेकर आ रही थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद के शासन का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो देखिए ये तीन मुख्य राजा हैं, ठीक है। और एक बात तय है कि मौर्यों का प्रभुत्व दक्षिण भारत तक था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी एक दृष्टांत मिलता है। जब मगध में अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, और उस समय भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक गए। तो वहाँ भी इसका दृश्य है, मतलब उनके साम्राज्य के अंतर्गत शामिल रहा होगा। दूसरा, मौर्य शासक हैं अशोक। इनके अभिलेख, चूँकि इनके अभिलेख पूरे भारत से पाए गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबसे अभिलेखों पाए गए हैं। और अशोक के अभिलेख, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तो जनता से सीधे संवाद का माध्यम थे, सीधे संवाद करते थे अभिलेखों के माध्यम से।
तो कर्नाटक के मास्की, गुर्जर, नेत्तूर, उडेगोलम कर्नाटक में है। 3 इनके अभिलेख हैं, मास्की, नेत्तूर, उडेगोलम, ये कर्नाटक से मिले हैं, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम की चर्चा है। तो अशोक के अभिलेख भी पाए हैं, जबकि अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं कि अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा, कलिंग का, है कि नहीं? कलिंग का युद्ध लड़ा, जो उसके बृहद शिलालेख में, 13वें बृहद शिलालेख में उल्लेख है। और उसके बाद उसने युद्ध नीति का पूरी तरीके से त्याग कर दिया और धम्म नीति का अनुसरण किया। धम्म नीति जो उसकी एक आचरण संहिता है, आचार संहिता है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जबकि बिंदुसार के अभियानों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही दक्षिण भारत तक इनका प्रभुत्व रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाख दत्त, अश्वघोष। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें जो है ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमें प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है कि नहीं? और इसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा है इंडिका, लेकिन ये इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती। कहते हैं ये नष्ट हो गई या इस नष्ट हो गई। तो कैसे जानकारी मिलती है? तो परवर्ती काल के लेखकों, है ना, परवर्ती काल के जो लेखक हैं, नियार्कस है ना, और जो सिकंदर के साथ आने वाले रहे, प्लिनी है ना, इन सब के, टॉलमी है, इन सब के लेखक एरियन है, इन सब के माध्यम से पता चलता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या कहा। और विशेषकर मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। नगर प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कुल 30 सदस्यों के माध्यम से नगर का प्रशासन चलाया जाता था। इसी तरीके से सैन्य प्रशासन के बारे में भी लिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, जिसके बदले में उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। ठीक है, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है कि मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में 7 जातियां हैं। ठीक है, 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हालांकि ये मेगास्थनीज का भ्रामक विवरण है कि मेगास्थनीज को भारतीय परिस्थितियों की एग्जैक्ट जानकारी नहीं है और वो भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित करने की बात करता है। इसी तरीके से मेगास्थनीज की इंडिका में बहुत से ऐसे भ्रामक विवरण हैं, जैसे वो कहता है कि भारत में सोना खोदने का कार्य चींटियां करती हैं, समझ रहे हैं? तो भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान न होने के कारण वो ऐसे कुछ भ्रामक विवरण देता है। तो 7 जातियों में बांटा। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन, नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है और वो कहता है कि नगर का प्रशासन जो है, नगर का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 30 सदस्य नगर प्रशासन से जुड़े हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका, ये ध्यान रखना, इंडिका अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इससे हमें नगर प्रशासन के बारे में विशद वर्णन मिलता है, सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है, घटना या स्थान है, और सूची 2 में क्या है, संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, कि कौन उससे संबंधित है। पहली घटना है चोल गंगम झील, तो ये राजेंद्र चोल से संबंधित है। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत तक का अभियान किया और कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी को उसने चोल झील में परिवर्तित कर दिया। तो चोल गंगम झील का संबंध राजेंद्र प्रथम से है। धम्म महामात्र की नियुक्ति, तो अशोक ने जब कलिंग विजय के पश्चात युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति का अनुसरण किया, तो उसने धम्म नीति के प्रचारक के रूप में या उसके देखरेख के रूप में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। तो ये इसका संबंध है अशोक से, तो बी का हो जाएगा 4। प्रयाग की सभा, तो हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयाग में, तो प्रयाग की सभा हर्षवर्धन से संबंधित है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है, क्योंकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लिखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील, जो कि गिरनार क्षेत्र में है, वहाँ उसका निर्माण कराया था। बाद में अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन भी उससे जुड़े। कुल 4 शासक सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। तो अब मिला लें, तो ए का 3, अब इसमें देखिए 2 है, बी का 4। अब इसमें अगर आपको कम से कम 3 नहीं पता होंगे तो आप सही उत्तर नहीं कर पाएंगे। डी का 1, सी का 2, यानी करेक्ट आंसर इज ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी हम प्रीवियस लेक्चर में सीरीज में देखे थे कि 1 से ही मिल जा रहा था, लेकिन इसमें कम से कम आपको 3 पता होना चाहिए, तभी आप सही उत्तर कर पाएंगे। तो आपके डेप्थ नॉलेज का ये चेक है। ठीक है, आगे चलें। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो अभी हमने चर्चा किया सुदर्शन झील की, गिरनार क्षेत्र की, गुजरात में है, सौराष्ट्र प्रांत में है गिरनार सुदर्शन झील। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व पश्चिम भारत पे था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़। चूंकि ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील और फिर उसके निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य है ना। हालांकि इस प्रश्न में भी एक तकनीकी दिक्कत है, अशोक का गिरनार अभिलेख है ना, इससे भी पता चलेगा कि चूंकि अशोक ने अपने जीवन में एक ही अभियान किया, वो भी कलिंग का, इसके पहले तो इसके बाद तो कुछ किया नहीं। बिंदुसार के जो अभियान है वो संदिग्ध है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी गिरनार क्षेत्र पर इन लोगों का अधिकार रहा, क्योंकि अशोक ने तो उस पूरे साम्राज्य को केवल संगठित रखने का काम किया। तो मे बी बी ये उत्तर डिबेटेड हो सकता है, समझ रहा है ना, इस पे ध्यान। लेकिन इसमें दोनों में से ज़्यादा उल्लेख स्पष्ट रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसलिए हम इस पे सी में जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी मिलता है। खैर आगे चलिए, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन डिबेटेड है, 2 ऑप्शन इसमें भी है, क्योंकि कलिंग विजय, इसमें शासक का नाम तो दिया नहीं है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। समझ रहे हैं, कलिंग विजय यानी अगर अशोक के संदर्भ में देता कि अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में है, तब तो यहां उत्तर हम मान लेते कि नहीं मैच कर रहा है। अशोक के बृहद शिलालेख में 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, लेकिन इसमें कह रहा है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, शासक का कोई नाम नहीं है। तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, ये खारवेल चेदी वंश का शासक है, और उसमें उल्लिखित है कि महापद्मनंद ने कलिंग का विजय किया है, और कलिंग का विजय करने के पश्चात उसने कलिंग में नहरों का विकास किया और जिन की मूर्ति उठा लाया।
इसीलिए उसे जिन चोर कहा गया। और इसी जिन की मूर्ति को प्राप्त करने के लिए खारवेल मगध पर आक्रमण करता है। तो ये प्रश्न की तकनीकी त्रुटि है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसका उत्तर मेरे ख्याल से डिबेटेड है, डी भी हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये आयोग की महिमा है कि वो किसको मान ले, समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आज के डेट में खारिज हो जाते हैं, क्योंकि आपत्ति आयोग मंगाता है तो ये खारिज हो जाते हैं। तो कलिंग विजय, अगर इसमें नाम दिया होता कि अशोक के किस अभिलेख में या किस अभिलेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है, तब तो इसका उत्तर ई होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नाम नहीं दिया है। तो कलिंग तो महापद्मनंद ने ही कलिंग की विजय की थी, मगध साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया था। और कहते हैं कि बिंदुसार के समय कभी कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। और चूंकि बिंदुसार के समय जब अशोक जो था उज्जैन या अवंती का कुमार मतलब गवर्नर था, और वो जब शासक बनता है तो कलिंग को प्राप्त करने के लिए अभियान करता है। और भारी रक्तपात और हिंसा से उतना व्यथित होता है कि फिर उसने युद्ध नीति को पूरी तरीके से त्याग दिया और धम्म नीति का अनुसरण किया। ठीक है, तो ये थोड़े से डिबेटेड, चूंकि प्रश्न में तकनीकी दिक्कत है इसलिए जो है मैं समझा दे रहा हूं। बाकी अब निर्णय अब आपका है, आयोग का है। ठीक है, क्योंकि जो सही चीज है वो उससे आपको अवगत कराया जाए, है ना, अंधकार में न रखा जाए। जब आप कोई चीज जान रहे हैं तो समग्रता में उसको जानें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो कलिंग का अभियान किया था, शामिल है। अशोक के शिलालेख जहां जहां से मिले हैं वो उसके साम्राज्य के विस्तार को भी सूचित करते हैं। अफगानिस्तान से भी मिला है, सोर्तगुई, लमघान, बिहार से भी मिले हैं, है ना। श्रीलंका में उसने धम्मदूत भेजे थे, यानी श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। और वहां धम्मदूत के रूप में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अशोक की पुत्री है, ये अशोक का पुत्र है, कि धम्म के प्रचार के लिए। और इसीलिए अशोक ने कहा है कि मैंने धम्म विजय की, और वो अपने ही भूमि पे नहीं बल्कि विदेशों में भी। ठीक है, तो धम्म के प्रचार प्रसार। तो श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर सी है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ। तो मास्की, रुमिंदेई, क्वीन, अच्छा भाब्रू। देखो, मास्की पे अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। रुमिंदेई अशोक का आर्थिक अभिलेख है, जिसमें अशोक ने कहा है कि कनक मुनि यानी बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण मैं यहाँ कर 1/6 से घटाकर 1/8 करता हूँ, भाग समाप्त कर देता हूँ, धार्मिक कर समाप्त, और जो भू राजस्व कर है उसे 1/6 से घटाकर 1/8 करता हूँ। रानी, क्वीन स्तंभ, रानी का जिसमें उसकी पत्नी करुआकी, पुत्र तीवर का उल्लेख है, कौशाम्बी अभिलेख है। तो बचा डी, भाब्रू। भाब्रू स्तंभ है जिसमें मगध का सम्राट बताया है। और इसी भाब्रू शिलालेख में, अभिलेख में, उसने त्रिरत्नों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि में आस्था भी व्यक्त करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि धम्म कोई धर्म नहीं है, ये काफी लेकर विवाद चलता है। धम्म, तो अशोक का धम्म धर्म नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी को धर्म, रिलीजन की संज्ञा देते हैं उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर कोई धर्म है तो इसका अर्थ है कि उस धर्म से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं। जैसे उस धर्म का एक कोई पवित्र ग्रंथ होगा। किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, बौद्ध धर्म है तो त्रिपिटक है कि नहीं, वेद हैं, कुरान है, बाइबिल है। जब भी किसी को हम धर्म की संज्ञा देंगे उससे संबंधित एक कोई पवित्र ग्रंथ होता है, उसका एक पुरोहित वर्ग होता है, एक पुरोहित वर्ग होता है ना, उससे जुड़ा हुआ
कुछ धार्मिक कर्मकांड होते हैं, पवित्र स्थल भी होता है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है ना, गिरजाघर है, और इससे संबंधित कुछ कर्मकांड होते हैं। लेकिन अगर हम अशोक के धम्म की बात करें तो धर्म के निर्धारक तत्व उसमें अनुपस्थित हैं। न तो धम्म का कोई पवित्र ग्रंथ है, न तो कोई पुरोहित वर्ग है, न पवित्र स्थल है, न कर्मकांड है। तो अशोक का धम्म धर्म नहीं है। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या है? तो एक आचरण संहिता है, आचरण संहिता है, आचार संहिता है, जो आधुनिक संविधान में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आचरण संहिता है। अशोक कहता है अपासिनेव बहु के आने, अपासिनेव बहु के आने, दयादाने, सचे सोचे, माधवे साधवे च। अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि कियम चु धम्मे, धम्म क्या है, और उत्तर भी देता है कि अपासिनवे सिनेव अल्प पाप, बहु के आने बहुत से कल्याण, दया दान, सचे सोचे सत्य, सुचिता माधवे मृदुता, साधवे साधुता, यही धम्म है। तो ये एक तरीके का आचरण संहिता है जो कि हमें आचरण करने के तरीके बताता है। और कहते हैं कि अशोक ने इस धम्म के माध्यम से, इस धम्म के प्रतिपादन के माध्यम से एक बड़े साम्राज्य को संगठित रखने में सफल रहा। यानी अशोक ने वो काम वो अपने समय में वो कर दिया जो आज भी हम नहीं कर पाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। अशोक ने अपने समय में इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आचरण संहिता के रूप में इसे लागू किया और साम्राज्य को अपने सुरक्षित रखा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए विकल्प में देखते हैं क्या क्या है। तो राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा की बात करता है अशोक, है ना। बड़ों के सम्मान की बात करता है, कहता है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, यानी इसमें एक से अधिक, यानी करेक्ट आंसर इज ई, एक से अधिक है। ठीक है, तो ई इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अशोक प्रियदर्शी या अशोक प्रियदर्शी, ठीक है, के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रियदर्शी या प्रियदर्शी की उपाधि 3 लोगों के पास है। एक अशोक के पास है, अशोक के पौत्र दशरथ के पास है, और श्रीलंका के शासक तिस्य के पास है। तो 3 लोगों ने ये प्रियदर्शी की उपाधि ली है। ठीक है, तो अशोक प्रियदर्शी या अशोक प्रियदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक पहला सम्राट है, भारत का पहला सम्राट है जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता से संवाद किया, और उस समय जो भाषा थी वो थी प्राकृत। तो अशोक के अभिलेखों में भी प्राकृत भाषा का व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में हमें मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? लिपि। तो अशोक के स्तंभ पर कुल 4 प्रकार की लिपि का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरामेइक। ये 4 लिपि का उल्लेख मिलता है जिसमें ब्राह्मी सबसे अधिक है। और सबसे पहले इसी को डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। ब्राह्मी लिपि से अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख को। तो अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी, सामरी, पाली, संस्कृत। तो ब्राह्मी है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 4 लिपियां उसके अभिलेखों में हमें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न देखें। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि की विशेषता थी दाईं से बाईं। ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी, दाईं से बाईं की ओर।
जैसे हम देवनागरी में लिखते हैं ना, बाई से दाई की ओर, वो दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाई, रिपीटेड सवाल है, खरोष्ठी लिपि है। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, व्यूलर, रॉबर्ट सेवेल, कॉर्ड रिंगटन। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख को, और वो ब्राह्मी लिपि से पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर इज ए, जेम्स प्रिंसेप, और ब्राह्मी लिपि में वो था अभिलेख। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ये भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है कि पूछ ले आपसे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वही रिपीटेड है, कनिंघम, दानी, व्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि से पढ़ा है और फिर जो है उसको डिसाइफर किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अब देखिए, सर्वप्रथम की बात आएगी तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला उदयन है कि नहीं? लेकिन अगर बात विकल्प की करें, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। अगर इन राजाओं में देखें तो नो डाउट चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन अगर ये प्रश्न में उदयन होता तो करेक्ट आंसर उदयन होता, ये ध्यान रखना। सबसे पहले अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया, ये सवाल समझ लो, नहीं तो आज नहीं कल अक्सर पूछ रहा है तुम लोगों से। पाटलिपुत्र के संदर्भ में 3 बातें हैं कि अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया, ठीक है, हर्यक वंश का शासक है, वहां पे दुर्ग का निर्माण कराया। उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, और मौर्यों की भी ये राजधानी रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। अगर इस ऑप्शन में उदयन होता तो उदयन हो जाता सही, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य पे हम जा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ। अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। ठीक है, चलिए तो आसान सवाल है। अंतिम मौर्य सम्राट वही रिपीटेड है, जालौक, अवंतिवर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। तो करेक्ट आंसर इज डी, बृहद्रथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला ताफर, डी.एन. झा, वी.ए. स्मिथ, एस.सी. राय चौधरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अशोक पर ज्यादातर काम रोमिला थापर ने ही किया है, और अशोक का नाम सुनते ही ये बिफर जाती हैं, रोमिला थापर, समझ रहे हैं। और वो अशोक, जैसे अशोक महान है, अशोक के बारे में जो है वो अशोक को थोड़ा सा निगेटिव रूप में प्रस्तुत करती हैं कि नहीं, उसने जो कलिंग युद्ध किया, अभियान किया, उसमें रक्तपात, हिंसा हुई, इतने लोगों को बंदी बनाया गया, उनको दासों की तरह ट्रीट किया गया। तो इसमें रोमिला थापर ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र अगर देखें तो वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो करेक्ट आंसर इज सी, तक्षशिला, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो गुरु थे कौटिल्य, वो तक्षशिला के, कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे, ये तक्षशिला के आचार्य थे, यहीं के शिष्य और शिक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं पढ़ा था, तक्षशिला में ही पढ़ा था। ठीक है, जीवक भी तक्षशिला का ही स्टूडेंट था। ठीक है, तो तक्षशिला एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक। ठीक है, अगले सेशन में अब हम मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल पे स्विच करेंगे और देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से प्रश्न और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये बात मुझे नहीं समझ में आई, या ये बात मुझे फिर से बता दीजिए। तो मैं जब अगला सेशन करूँगा तो उसको भी वहाँ पे देख लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।